सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मन लगा करके पढ़ते रहिए। और चलिए आज हम लोग जो है 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भाग को देखना शुरू करेंगे। मतलब कि यहाँ से आप लोग जो है स्टडी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मन लगा करके सभी बच्चे जो है पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा हो गया स्टैटिक्स। दो शब्द है, एक इलेक्ट्रो है, एक दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, मतलब इसको हिंदी में आप लोग आवेश कहिएगा। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब कि विराम। यहाँ हम लोग वैसे चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज रेस्ट में हो, जो चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो। उस भाग को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ओके, तो चार्ज के बारे में भी हम लोग जो है 3 तरह से इसे स्टडी करेंगे। देखिए, चार्ज का बंटवारा आप लोग 3 पार्ट में कर दीजिएगा। एक भाग हो गया कि यदि चार्ज आपका रेस्ट में हो, तो यदि चार्ज रेस्ट में हो तो उसको तो आप लोग क्या कहिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। लेकिन यदि चार्ज आपका मोशन में हो गया तो मोशन में 2 पार्ट में बटेगा। हो सकता है कि उसका मोशन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि समरूप गति से हो, तो इस भाग को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। मोशन में हुआ और भी समरूप रहा तो, लेकिन मोशन में ही है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है, गति जो है वह नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि असमरूप वेग में है, असमरूप वेग में है। तो इस भाग को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व इसको हिंदी में कहेंगे, और इसको हम लोग कहेंगे विद्युत धारा कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस भाग को कहते हैं। लेकिन इस पार्ट में हम लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इस भाग का अध्ययन यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे तब इस बात का अध्ययन हम लोग करेंगे। यहाँ केवल वैसे चार्ज के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे जो चार्ज आपके रेस्ट में हो। ओके, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? अब देखिए, मिटा दें। अब थोड़ा सा समझिए कि चार्ज कहते किसको हैं। चार्ज के बारे में हम लोग देख लें कि किसको कहते हैं। तो चार्ज जो होता है किसी भी वस्तु का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है, एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पर बल लगाता है। अब देखिए मतलब कि जैसे इस बोर्ड से हम लोग, बोर्ड पर इस कलम से हम लोग लिखें, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग चार्ज लिख दिए, तो क्या हुआ कि बोर्ड और कलम के बीच में हमारा फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन के चलते चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वह उसने इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया और वह इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस लिखावट को इस पर चिपका दिया। ओके, तो एक बल लगाया जिसके चलते यह लिखावट हमारा बोर्ड पर चिपक गया। तो चार्ज जो होता है फ्रिक्शन के चलते तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन उस फ्रिक्शन के चलते चार्ज प्रोड्यूस हो गया और वह इस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अप्लाई कर दिया, विद्युतीय बल लगा दिया इस पर, और वह बल जो है लिखावट को यहाँ पर क्या किया, चिपका दिया। ओके, अब चार्ज जो होता है, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट यदि देखिएगा तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट आपका कूलम्ब होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है।
इसके बाद में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, शॉर्ट में आप लोग इसको ESU भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो यह आपका होता है स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम होता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट देखिए, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो शॉर्ट में आप देखिए EMU कहेंगे, इसको EMU कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बताइए, तो हम लोग कहेंगे कि AB कूलम होता है, AB कूलम होता है। ऐसे चार्ज का मात्रक फैराडे भी होता है। फैराडे जो है यह 96500 कूलम के बराबर होता है। फैराडे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट है, ये सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है चार्ज का फैराडे होता है। अब थोड़ा सा एक बात गौर कीजिए कि कहेगा कि कूलम्ब, स्टैट कूलम, AB कूलम में संबंध बताइए। कूलम्ब, स्टैट कूलम एंड AB कूलम में संबंध, AB कूलम्ब में संबंध बताइए कि क्या होता है। ओके, इस टॉपिक पर अब हम लोग बात करते हैं। तो हम कहे फिर से, चार्ज के 3 यूनिट आप लोग याद कीजिए कि चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो होता है वह स्टैट कूलम होता है। CGS यूनिट भी आप इसको कहिएगा। CGS यूनिट को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के नाम से जान देंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है वो आपका AB कूलम होता है। और 1 कूलम जो होता है वह 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। इतना स्टैट कूलम के बराबर होता है। इसके बाद में यह भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा पहले एक बात नोट कर लीजिएगा कि 1 कूलम जो होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। कभी पूछ देगा आपसे कि 1 स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है, तो 1 स्टैट कूलम जब कहेगा तो इसको यहाँ से इसमें भाग दे देंगे, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर हो जाएगा। ये बार बार परीक्षा में भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। हो गया। अब थोड़ा सा बात देखिए AB कूलम के बारे में। देखिए कि AB कूलम जो होता है 1 AB कूलम, 1 AB कूलम यह 10 कूलम के बराबर होता है। 10 कूलम के बराबर होता है। अगर कहेंगे कि AB कूलम और स्टैट कूलम में संबंध बताइए, तो कहेंगे कि 1 AB कूलम जो होता है, 1 AB कूलम वह 3 × 10⁻10, देखिए 10 कूलम के बराबर है। और इस कूलम के जगह पर यह मान यदि रख देते हैं कि तो हो जाएगा आपका कितना कि 10 × 3 × 10⁻9 और गुणा कीजिएगा तो 3 × 10⁻10 आपका स्टैट कूलम में बदल जाएगा। यह स्टैट कूलम में बदल जाएगा। तो इतना जब बदल दिए हम लोग तो यह किस में आ गया? स्टैट कूलम में आपका आ गया। तो आप नोट करके आपको क्या ये याद करना है कि 1 कूलम जो होता है इतना स्टैट कूलम के बराबर होता है। 1 स्टैट कूलम जो होता है इतना कूलम के बराबर होता है। 1 AB कूलम 10 कूलम के बराबर होता है और 1 AB कूलम इतना स्टैट कूलम के बराबर होता है। तो चार्ज में देखिएगा अब थोड़ा सा, AB कूलम जो है कूलम से 10 गुना बड़ा है। मतलब AB कूलम बड़ा होता है किससे? कूलम से। 1 कूलम जो होता है इतना स्टैट कूलम के बराबर होता है। मतलब कि 1 कूलम इससे भी बड़ा है, 3 × 10⁻9 बड़ा है। तो सबसे बड़ा इसमें अगर यूनिट देखते हैं तो आप कहिएगा कि AB कूलम जो होता है सबसे बड़ा यूनिट होता है। इन तीनों में बात हो रहा है।
और इससे बड़ा होता है आपका कूलम्ब होता है, और सबसे छोटा हो गया आपका स्टेट कूलम्ब होता है। इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, स्टेट कूलम्ब होता है। ओके, लेकिन आपसे कहता है कि चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक बता दीजिए। चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक हम लोग कहेंगे कि फैराडे होता है। इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे जो होता है वह 96500 कूलम्ब के बराबर होता है। ओके, सबसे छोटा यूनिट, तो सबसे छोटा यूनिट आपका स्टेट कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं। और सबसे बड़ा यूनिट कहेगा तो सबसे बड़ा यूनिट होता है आपका फैराडे। सबसे छोटा स्टेट कूलम्ब कहेगा कि ए बी कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में संबंध बताइए, तो कहेंगे कि ए बी कूलम्ब बड़ा होता है कूलम्ब से, कूलम्ब बड़ा होता है स्टेट कूलम्ब से। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट किए थे। इन सारे बातों को आप लोग लिखते जाइएगा। कूलम्ब चार्ज को हम लोग क्यू से सूचित किए हैं, तो चार्ज का यूनिट हम लोग देख लिए। और चार्ज का यदि डायमेंशन आप देखते हैं तो चार्ज का डायमेंशन देखिए Q बराबर IT होता है। सूत्र आप पढ़े होइएगा, Q बराबर IT होता है। और I जो होता है आप याद कर लीजिए कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम आप लोग याद किए होइएगा। उसमें आप लोग विद्युत धारा भी देखे होंगे, और इसका हम लोग ए लिखते थे डायमेंशन में। टाइम का T होता है, तो चार्ज का डायमेंशन आप लोग को याद रखना है कि AT होता है। यदि चार्ज का डायमेंशन आपसे पूछता है तो कहेंगे कि AT होता है। ओके, इतना बात आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसको रिवीजन करिए। ओके, अब आगे थोड़ा सा बात देखा जाए, मिटा दें। ओके, मन लगाते रहेगा, पढ़ते रहेगा और रिवीजन करते रहिएगा। चलिए देखा जाए अब आगे। चार्ज का हम लोग यूनिट देख लिए, चार्ज का हम लोग डायमेंशन लिख लिए। अब थोड़ा सा एक बात समझिए। कहता है स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो हम लोग कहेंगे स्थिर आवेश मतलब स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, तो अभी हम लोग कहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है फिजिक्स का वह शाखा है जहां हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो स्टैटिक चार्ज जो होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका जवाब हम लोग देंगे केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह क्या उत्पन्न करेगा, तो गतिशील आवेश में हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक कहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक कहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसका जवाब हम लोग देंगे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र चार्ज यदि मोशन में है तो, क्योंकि देखिए यदि यह गतिशील है तो हो सकता है कि उसकी गति समरूप भी हो सकता है कि असमरूप भी हो। तो समरूप असमरूप दोनों तो मोशन में आ गया ना। और उसमें हम लोग क्या लिखे हैं कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आप लोगों को परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में। ओके, नोट कीजिए। हो गया। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग देखते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में देखिए, मतलब कि आवेश के गुण, आवेश के गुण। पहला बात समझिए, एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन के अनुसार, फ्रैंकलिन के अनुसार हिंदी में लिख देते हैं, फ्रैंकलिन के अनुसार चार्ज जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज के पहला गुण में हम लोग लिख देंगे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज या एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज थोड़ा सा बात देखें, समान चार्ज जो होता है, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ओके। और असमान आवेश जो होते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ओके। मतलब कि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो इसमें होगा आपका विकर्षण, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा। यदि चार्ज मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों समान चार्ज हो गया तो ये दोनों को क्या करेगा? विकर्षण करेगा। अगर यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तब प्लस माइनस में भी होगा तो कहेंगे इसमें कि आकर्षण होगा, क्योंकि यह असमान चार्ज हो गया, एगो प्लस हो गया, एगो माइनस आ गया, चाहे माइनस प्लस भी बोल दिया गया तभी भी आप क्या कहिएगा कि यह दोनों एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आपका फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यह फंडामेंटल लॉ भी है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ तक बातें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें, मिटा देते हैं। देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज में आप लोग नोट कर लीजिए, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, क्वांटमीकरण होता है। माने समझिए आप लोग कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? आवेश का क्वांटमीकरण किसको कहते हैं? अब बात थोड़ा सा एक समझिएगा। चार्ज का जो सूक्ष्मतम रूप होता है, सूक्ष्मतम रूप वह होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। यह नेचुरल यूनिट हो गया, चार्ज का नेचुरल यूनिट हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हम लोग लिखते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के न्यूनतम संभव मात्रा को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। देखिए थोड़ा सा बात पहले लिखते हैं तब आप लोग को फिर समझा देते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का न्यूनतम संभव मात्रा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का न्यूनतम संभव मान उसका नेचुरल यूनिट कहलाता है, नेचुरल यूनिट कहलाता है। ओके, मतलब कि यदि वस्तु पर चार्ज आपका Q है, वस्तु पर चार्ज आवेश जो है आपका क्या है, Q है, और इंटीग्रल नंबर जो है आपका, इंटीग्रल नंबर वह आपका n है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है आपका मान लीजिए कि E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है आपका E है। तो हम लोग क्या कहें कि यह चार्ज जो होता है वस्तु पर वह E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब कि Q जो होता है वह Ne के बराबर होता है। Q क्या होता है, Ne के बराबर होता है। अब N क्या है, तो कहेंगे कि N बराबर +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट के रूप में होता है। तो यदि यह वैल्यू यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे तो Q बराबर क्या कहेंगे कि +-E +-2E +-3E डॉट डॉट लिखेंगे, और आवेश के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने के प्रोसेस को किसी वस्तु पर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। आवेश का इस प्रकार, आवेश के इस गुण को क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है, क्वांटमीकरण कहा जाता है। अब एक बात इसका समझिए, थोड़ा सा मतलब समझिए हम क्या समझाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास रुपया में, पैसा में जो हम लोग देखते हैं सबसे छोटा चीज़ क्या होता है, जो मनी में हम लोग देखते हैं। तो मनी में हम लोग कहेंगे कि सर 1 रुपया सबसे छोटा है, क्योंकि अब तो 50 पैसा चलता नहीं है, 30 पैसा चलता नहीं है, अथवा 25 पैसा चलता नहीं है। तो रुपया का सबसे छोटा वैल्यू हो गया आपका 1 रुपया। 1 रुपया आज के डेट में सबसे छोटा वैल्यू है। अब जितने मूल्य जो हैं वह इसी के नगुणज में होंगे, या तो 2 रुपया होगा। मान लीजिए कि कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो सामान खरीदेंगे तो हम लोग अब यह कभी भी नहीं दे पाएंगे उतना रुपया कि 2 रुपया 20 पैसा उसको देना है, तो 20 पैसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो पैसा जो हुआ, जो मूल्य जो हुआ किसी भी वस्तु का, वह 1 के ही गुणज में होना चाहिए। छोटा रूप उसका 1 रुपया हो गया। दूसरे शब्द से समझिए, एक तरह से हम लोग दुकानदार के पास यदि कलम लेने जाते हैं तो न्यूनतम हम लोग 1 कलम खरीदेंगे, न्यूनतम हम लोग 1 कलम खरीदेंगे। अब उसके पास से कभी आधा कलम नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इसको जो है अब विभाजित हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब विभाजित नहीं करेंगे तो या तो 1 कलम लेंगे, नहीं तो 2 कलम लेंगे, नहीं तो 3 कलम लेंगे, कभी भी दुकानदार से कभी 2.5 कलम नहीं लेंगे। तो जो किसी भी वस्तु का जो सूक्ष्मतम रूप होता है, जो न्यूनतम मात्रा होता है, उसी के मल्टीपल में सारे मान चलते हैं। और न्यूनतम मान चार्ज का क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। दो चार्ज का जो वैल्यू होगा, चाहे प्लस में हो या चाहे माइनस में हो, वो सारे वैल्यू आपके इसी मल्टीपल में चलेंगे। ओके, अब यहाँ एक बात समझिए, इस बात को थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, अथवा रोक करके वीडियो को पॉज करते हुए भी लिखिएगा। देखिए थोड़ा सा बात समझाते हैं। हम लोग कहें कि किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है वह Q बराबर Ne हम लोग लिखे हैं। ऐसे प्लस माइनस इसको भी Ne लिख सकते हैं, क्योंकि n का मान +-1 +-2 +-3 होता है।
अब देखिए यहाँ पर n जो है आपका एकदम सीधा होल नंबर है। होल नंबर का मतलब कि n का जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 ऐसे होगा। यह तो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। ओके। और Q का मान पूछ दिया जाए कि Q का मान फ्रैक्शन में हो सकता है कि नहीं, इससे तोड़ा जा सकता है कि नहीं, दशमलव में लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि इसको दशमलव में लिख सकते हैं। यह मान भिन्न हो सकता है, भिन्न के रूप में हो सकता है, हो सकता है। ओके, माने दशमलव में हो सकता है। 3/2 कूलम किसी वस्तु पर संभव है कि नहीं, तो यह संभव है क्योंकि Q तो 3/2 हो सकता है। लेकिन यदि इसमें से n का यदि मान निकालते हैं और यह मान आपका 3/2 हो गया, इसका मतलब कि वस्तु पर जो चार्ज आया वह इसका E का जो है यह फ्रैक्शन में न गुणज हो गया, जबकि फ्रैक्शन में यह गुणज होता नहीं है। हम कहे हैं कि जब भी होगा यह सीधा सीधा गुणज में होगा, क्योंकि यह सबसे छोटा चीज़ दे दिए हम लोग। E जो है सबसे छोटा वैल्यू हो गया चार्ज का। अब इसी के गुणज में हम लोग को बढ़ना है, तो यह नहीं होगा कि कभी 1.25 गुना कर देंगे, कभी 2.5 गुना कर देंगे, कभी 3 गुना कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। n का जब भी वैल्यू होगा तो आपका होल नंबर में होगा। Q जो है होगा वह आपका भिन्न रूप में हो सकता है। ओके, चार्ज भिन्न में हो सकता है क्योंकि किसी वस्तु पर 3/2 कूलम आवेश संभव है। लेकिन कहेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, कि क्वेश्चन हो गया आपका कि एक वस्तु पर जो है चार्ज आपका दिया हुआ है 3 कूलम, यह चार्ज संभव है कि नहीं। तो यहाँ तो आपको कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा अंक में अभी दिखाई दे रहा है, तो आप तो कहिएगा कि ये तो संभव है, दोनों विधियों से संभव है। लेकिन अगर आपका कहते हैं कि Q बराबर 2.4 कूलम है, ये संभव है कि नहीं, तो ये संभव है। क्यों? क्योंकि ये तो चार्ज का न वैल्यू है। अगर यह कहता कि Q बराबर 2.4 ई संभव है कि नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए सर Q बराबर सूत्र जो होता है वह n ही होता है, लेकिन n का मान इससे मिलाएंगे तो n बराबर 2.4 लिखा हुआ है और 2.4 दशमलव में है, तो यह मान संभव नहीं है। ओके, इस गुणज में नहीं आना चाहिए। यह जब भी n का जो वैल्यू होगा वह हमेशा 1 2 3 4 के रूप में डॉट डॉट के रूप में होगा, माने सीधा सीधा संख्या के रूप में होना चाहिए। n का वैल्यू हम क्या कहे हैं, n का वैल्यू होना चाहिए, न कि हम Q का मान कहे हैं। Q का मान दशमलव में हो सकता है, लेकिन n का वैल्यू कभी भी होगा तो वह 1 2 3 4 के गुणज में होगा। और जो चार्ज जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही मल्टीपल होगा, 1 2 3 4 5 6 के गुणज में होगा। तो यह आवेश का एक गुण हुआ, इस गुण को हम लोग कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि Q बराबर 1e संभव है, Q बराबर 2e संभव है, Q बराबर -3e संभव है, Q बराबर -4e संभव है, चाहे +4e कह दिया तो ये भी संभव है। लेकिन यदि आपसे कहते हैं कि Q बराबर 3.5e, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ दशमलव में आ गया, n का वैल्यू हो गया ना, Q बराबर n, ये संभव नहीं है। शायद ये बात आप लोग समझ गए होइएगा। ओके, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को भी आप लोग नोट कर लिए होइएगा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। आवेश का पहला गुण हम लोग कहे हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है। आवेश 2 प्रकार का हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज में हम लोग कहे हैं कि समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समान रहेगा तो विकर्षित, असमान कहेगा तो विकर्षित करता है। तीसरा में हम लोग कहे हैं इसका प्रॉपर्टीज में आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। इस पर क्वेश्चन हम आप लोगों से फिर बनवाएंगे, तो आप लोग को बनाने आना चाहिए। ओके, अब चलिए एक क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे जल्द से जल्द देंगे। किसी वस्तु पर इनमें से कौन सा
आवेश संभव नहीं है। कौन सा जो है आवेश संभव नहीं है आपको बताना है। ओके, चॉइस दे देते हैं। नंबर 1 में आप लोग लिखिए 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। बी चॉइस में है आपका 64 × 10⁻⁻20 कूलम। सी चॉइस में हुआ आपका 1.6 गुने 10⁻⁻18 कूलम। ओके, डी चॉइस में आप लोग लिखिए कि 1.6 ई हो गया। इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा आवेश संभव नहीं है। सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के इसका जवाब देंगे। तुरंत आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी देखते रहिए, बनाते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको बना करके सभी बच्चों को कमेंट करना है। अब एक देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 4.8 गुणे 10⁻⁻20 कूलम आवेश संभव है या नहीं, माने क्या इतना आवेश हो सकता है किसी वस्तु पर कि नहीं। तो देखिए बनाने से पहले इसको चेक कीजिएगा। चार्ज आपका दिया हुआ है, आप पढ़े हैं सूत्र कि Q बराबर N ही होता है। प्लस माइनस में N का मान प्लस माइनस में हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा अंक होना चाहिए। अब N का वैल्यू यहाँ से निकालिए तो N बराबर कहेंगे कि Q/E होता है। ओके, Q का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4.8 गुणे 10⁻⁻20 कूलम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान आपको बताएं कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। ओके, अब यहाँ से कटाइएगा तो 16 से यह 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से कटाएंगे इसको तो 10⁻⁻1 बार में कटेगा, तो ये 3 में आपका 10 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया। तो n का वैल्यू देखिए, यहाँ किसका वैल्यू आप लोग निकाले हैं, n का वैल्यू निकाले हैं। तो n का वैल्यू दशमलव में नहीं हो सकता है, तो कहेंगे कि नॉट इक्वल टू होल नंबर, यह होल नंबर नहीं है। अतः यह आवेश जो है किसी वस्तु पर संभव नहीं है। अतः यह आवेश संभव नहीं है, अब बात समझ में आ गया होगा। तो इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन जो पूछा है उसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के सभी बच्चे कमेंट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर 3.2 गुणे 10⁻⁻18 कूलम आवेश संभव है या नहीं, ओके। देखिए फिर उसी ढंग से आपको हल करना है कि n बराबर Q/E, Q बराबर N ही होता है, तो n बराबर क्या याद कर लीजिए, Q/E। Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 3.2 गुणे 10⁻⁻18। E का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये 16 से 2 बार में कटेगा, 16 दूनी 32। इससे इसको कटाइएगा तो 18 जो है 19 को काट करके 10⁻⁻1 हो जाएगा। लेकिन जब यह ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो मतलब कि 2 गुने 10 हो गया, तो यह 20 हो गया। यह एक होल नंबर है, इसका मतलब कि यह आवेश संभव है। तो कहेंगे कि यह आवेश संभव है, ओके। अब हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में थोड़ा सा देख लिए हैं,
इस पर भी क्वेश्चन और आगे थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों से करवाएंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए पहले। ओके, अब थोड़ा सा बात देखिए, मिटा दे इसको। अब देखिए तो थोड़ा सा बात, 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे हैं, चौथा प्रॉपर्टीज पर चलिए। देखिए, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, चाहे लॉस करता है, तो लॉस करेगा लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तो उस पर जो चार्ज आता है वह नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए थोड़ा सा पहले बात, मान लीजिए कि यह ऑब्जेक्ट है और यह एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यदि दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर आपका निगेटिव चार्ज बना, एक लॉस हुआ। तो पहले से यह न्यूट्रल मान लीजिए कि है और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है इस पर दे दिया, तो इस पर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लॉस करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ एक बात और कीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज जो होता है, जो माइनस में हम लोग लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन इसका द्रव्यमान भी होता है कि 9.1 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है कि यह द्रव्यमान बहुत कम है। तो एक ऑब्जेक्ट यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ओके, तो जो ग्रहण कर लिया, जो गेन करता है, इस पर निगेटिव, उल्टा लिख दिए हम लोग, इस पर निगेटिव चार्ज आता है, यह पॉजिटिव चार्ज हो गया। जो लॉस कर दिया, जिसने लॉस किया उस पर पॉजिटिव, जिसने गेन किया उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ओके, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा बात क्या कहें कि इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का यदि ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है तो मास का भी ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का यदि त्याग होता है, देखिए लिखते हैं बात कि इलेक्ट्रॉन का त्याग एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हुआ, दूसरे वस्तु में हुआ, इसका मतलब कि द्रव्यमान का भी जो है ना ट्रांसफ़र हुआ, एक वस्तु से दूसरा वस्तु में द्रव्यमान भी चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इतना द्रव्यमान भी होता है। तो अब बात देखिए, जिस पर पॉजिटिव आया है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस पर पॉजिटिव है, तो इसका द्रव्यमान जो है इसमें से इसमें ना चला गया, तो इसका मास घट गया कि नहीं, थोड़ा सा मास तो घट गया, और जिसमें गया उसका मास क्या हो गया, बढ़ गया थोड़ा। तो हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कोई वस्तु जब, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन उसके द्रव्यमान में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी हो जाती है। ओके, लेकिन यदि नेगेटिव चार्ज तो उस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो हम कहेंगे कि इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ओके, क्योंकि इतना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन जाने से बढ़ गया है, तो द्रव्यमान बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो द्रव्यमान भी इतना बढ़ गया,
इसका द्रव्यमान उतना क्या हो गया, घट गया। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब द्रव्यमान की कमी, पॉजिटिव चार्ज मतलब द्रव्यमान की कमी, और नेगेटिव चार्ज मतलब कि द्रव्यमान की वृद्धि। ओके, तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित होती है, तो उसका द्रव्यमान तो हम लोग क्या कहेंगे, चॉइस मान लीजिए दिया हुआ है कि बढ़ता है, फिर कहता है कि घटता है, फिर कहता है कि अपरिवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं। डी में दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, तो देखिए ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन लिया है, जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसके मास बढ़े होंगे, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान जो है बढ़ता है। लेकिन यदि यहाँ पॉजिटिव कह देता है कि पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाता है, तब कहेंगे कि उसका द्रव्यमान जो है वह घटता है। ये बात आप लोग को स्पष्ट में आ गया होगा। ये भी एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु जो है ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना होगा कि बढ़ता है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। द्रव्यमान कब बढ़ेगा कब घटेगा ये आप लोग को स्पष्ट में हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कोई वस्तु, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान उसका घटेगा। ओके, अब थोड़ा सा एक बात समझिए। प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग मान लेते हैं 5, कि चार्ज जो होता है वह एडिटिव होता है। चार्ज इज एडिटिव, मतलब कि कहता है यदि क्वेश्चन कि मान लीजिए कि यह एक सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, 2 कूलम है, 4 कूलम है प्लस में, -2 कूलम है, -3 कूलम है, -7 कूलम है, +3 जो है +5 कूलम है, इतना आवेश है। तो इस सिस्टम में कुल कितने चार्ज हैं, टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है। तो जब नेट चार्ज हम लोग को निकालने की बात आएगी, कुल बात निकालेंगे हम लोग, तो सबको जो है अलजेब्रिक रूप में जोड़ देंगे। मतलब यह बीजगणितीय रूप में जो है आवेश को जोड़ा जा सकता है, आवेश को बीजगणितीय रूप में जोड़ा जा सकता है। तो देखिए 2 कूलम्ब प्लस 4 कूलम्ब -2 कूलम्ब, फिर -3 कूलम्ब, -7 कूलम्ब, +5 कूलम्ब। अब जोड़िएगा तो 2 4 6 और 5 11 कूलम्ब प्लस में हो गया, 3 और 2 5 और 5 और 7 12 कूलम्ब हो गया आपका माइनस में, तो -1 कूलम्ब इसका नेट चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज को जो है हम लोग बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। ये चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए चार्ज संरक्षित रहता है,
चार्ज कंजर्व रहता है। बात समझिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश का मान, कुल आवेश का मान हमेशा नियत होता है। कुल आवेश का मान हमेशा नियत होता है। कहने का मतलब कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है, और न नष्ट होता है, बल्कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेश मतलब नेट चार्ज हमेशा नियत रहता है, नियत रहता है। इसको हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब समझिए, किसी आइसोलेटेड सिस्टम, यदि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई न जाए, चार्ज का ट्रांसफ़र सिस्टम से सराउंडिंग में न हो, चाहे सराउंडिंग वाला जो है सिस्टम में न आए, वैसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कुल चार्ज हमेशा क्या होता है? नियत होता है। मान लीजिए कि यह एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर कि 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बाद इसमें जो है 5 प्रोटॉन है। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, चाहे 6 मान लीजिए कि 5 नहीं, इसमें कहते हैं हम लोग कि 7 प्रोटॉन है। हो गया। इसने इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसमें टोटल जो है चार्ज बचे कितने? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़िए, 2 गो तो यहाँ से चला गया, तो 2 माइनस कर दीजिए यहाँ से, तो 2 माइनस कीजिएगा तो आपका बच गया ई, एक ही नहीं ई बचा, और ये 5 प्रोटॉन हो गया, 5 प्रोटॉन हो गया, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन और इस पर 5 प्रोटॉन रहा, तो कुल चार्ज कितना हुआ? तो इलेक्ट्रॉन को आप इसमें प्लस से लिखते हैं, आप नोट कर लेते हैं, और इसको हम लोग माइनस से लिखते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन ना लिख करके यहाँ पर प्लस 7 ई लिखेंगे, यहाँ पर माइनस 3 ई लिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो इसके पास प्लस 2 ई बढ़ गया, लेकिन इसका प्लस 2 ई क्या हो गया? माइनस 2 ई दे दिया, तो इसमें माइनस 2 ई जो है कम हो गया इलेक्ट्रॉन। तो बचा कितना? पहले कितना था? शुरू में देख लीजिए कि 5 में से 3 घटाइएगा, तो इसमें आपका 3 ई 2 ई रह गया, 2 ई इलेक्ट्रॉन रह गया, पॉजिटिव में है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया, तो इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन बच गए। ओके, और इसमें भी आप देखिए टोटल हम लोग मान देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, देखिए बात समझाते हैं। मान लीजिए कि एक सिस्टम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, अब टोटल देखिए कि सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 और 5 15 इलेक्ट्रॉन है। इसने जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इसके पास जो हो गया 2 गो बढ़ गया, तो यह 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके पास अब रह गया 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 और 7 दोनों को जोड़िएगा तो फिर क्या हो जाएगा? आपका 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यह मान हमेशा जो होता है कांस्टेंट होता है। तो हम लोग कहेंगे कि आवेश संरक्षित होता है।
दो वस्तु को जब हम लोग रगड़ेंगे, दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं। मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, इस पर चार्ज है आपका Q1, यह चार्ज है, इस पर चार्ज है आपका Q2। दोनों को हमने रगड़ा तो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो ट्रांसफ़र होने के बाद में फर्स्ट वाला पर चार्ज आपका Q1 डैश आ गया और सेकेंड वाला पर चार्ज आपका Q2 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 का जो मान होता है वह Q1 डैश और प्लस Q2 डैश के बराबर होता है। मतलब कि पहले जो आवेश जो था ना वही बाद में भी आवेश रहेगा। तो आवेश हमारा हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत इसको कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ट्रबल होगा तो आप लोग जो है मैसेज के थ्रू हम पर भेज सकते हैं, मैसेज के थ्रू सूचना दीजिएगा ताकि आप लोगों को बातें समझ में आती रहें। तो यहाँ तक आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आवेश के कुछ बारे में सीखा, आवेश के प्रॉपर्टीज को देखा। तो आप लोग यहाँ तक रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।